आज का अपना ब्रांड न्यू टॉपिक द आरएनए वर्ल्ड। आरएनए तो अभी तक हमने डीएनए से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो सारी की स्टडी कर ली है। तो फाइनली आज से और अभी से स्टार्ट करते हैं आरएनए वर्ल्ड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आरएनए क्या है। वैसे समझने की जरूरत नहीं है। आरएनए इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या है आरएनए? क्या है? एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है। अब यही सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि डीएनए भी तो है। तो आरएनए क्या है? आरएनए इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल बट स्टेबल नहीं होता है, बट नॉट स्टेबल इन कंपैरिजन टू डीएनए। ये बोलो तो मतलब ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है जितना अपने पास एक डीएनए स्टेबल होता है। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये सिंगल, अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात की जाए तो ये आरएनए क्या किससे बना रहता है? सिर्फ और सिर्फ राइबोज न्यूक्लिक एसिड से राइबोज शुगर से बना रहता है, और ये डीऑक्सीराइबोज मतलब डाई शुगर से बना रहता है। इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है, इसमें डबल पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है। तो अपन को डिफरेंस नहीं समझना। तो स्टार्ट करते हैं आरएनए वर्ल्ड। सबसे पहले हमने समझ लिया आरएनए होता क्या है। नेक्स्ट ये कंक्लूड किया जाता है कि आरएनए ही पहला जेनेटिक मटेरियल था इस पूरे अर्थ में लाइफ एग्जिस्टेंस है अभी तक हम पाए। तो ये आरएनए ही एज ए जेनेटिक मटेरियल, पहला जेनेटिक मटेरियल इस पूरे अर्थ में एग्जिस्ट करता था। अब फर्दर आरएनए फिर मॉडिफाइड हो गया एज अ डीएनए में। किसके लिए? किस कारण से? ड्यू टू इवोल्यूशन और ड्यू टू एडवांस कंडीशंस वो एज आरएनए से डीएनए में फॉर्मेशन हो गया। ये हम क्या हुआ होगा जो आरएनए से डीएनए में बन गया? आरएनए से डीएनए में बन गया इसका एक ही कारण रहा होगा, केमिकली मॉडिफिकेशन, मतलब केमिकल चेंजेस। आरएनए में केमिकल मॉडिफिकेशन यानी केमिकली की चेंजेस में, और यूरासिल की जगह आ गया यूरासिल हट थायामीन आ जा। तो इस तरह से प्रोसेस हुआ होगा। ठीक, मतलब खुद को बचाने के लिए एज जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए डीएनए में चेंज हो गया होगा। अब अगर बोला जाए तो ज्यादातर एसेंशियल लाइफ प्रोसेस हमारे आरएनए ही करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिजम्स में बोलो, ह्यूमंस तक में बोलो, कि ज्यादातर जो भी लाइफ प्रोसेसेस रहते हैं, ठीक है, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जिसे बोलते हैं, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस वो आरएनए ही परफॉर्म करते हैं। एसेंशियल ESSENTIAL एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ठीक है, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस आर परफॉर्म्ड बाय आरएनए। आरएनए ही एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, जैसे कि ट्रांसलेशन हो गया, जैसे कि स्प्लिसिंग हो गया। ये सारे के सारे प्रोसेस आरएनए ही परफॉर्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म तो सबको पता है, ठीक, बट ट्रांसलेशन और स्प्लिसिंग पता नहीं है। तो ये आगे जाके देख लेंगे, ठीक है, किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करने के लिए हमें आरएनए की जरूरत पड़ती है, ये भी तक देख लेंगे। चलो, तो ये टॉपिक क्लियर। अब एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना आरएनए और डीएनए में कि दैट वो कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सबको याद रहेगा। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल्स। अब बात कर लेते हैं कि आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं। आरएनए की अगर टाइप्स की बात की जाए तो कॉमनली आरएनए आर 3 टाइप्स के, 3 टाइप्स के टाइप्स की बोले जाएंगे। तो टाइप्स की अगर बात करते हैं तो आरएनए 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। एक तो मैसेंजर आरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए को mRNA, ठीक है, मैसेंजर आरएनए को mRNA, मैसेंजर आरएनए। ये क्या होते हैं? mRNA, मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए जिसे rRNA, ठीक है। तीसरा आ जाता है राइबोसोमल आरएनए, तीसरा आ जाता है ट्रांसफर आरएनए, tRNA, ट्रांसफर आरएनए। तो इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो, और जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं इनके फंक्शंस एक अभी नहीं बता रहा हूँ, फंक्शन अभी बताऊंगा तो आपके मन में बहुत जानने की ज्यादा इच्छा हो जाएगी। ठीक है ना,
तो अभी सबसे पहले प्रोसेस में, बाय प्रोसेस में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ टाइप समझ के रखो। किन किन टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक mRNA, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? एक mRNA होता है, दूसरा rRNA, तीसरा tRNA। ठीक, मैं tRNA क्या है? ट्रांसफर आरएनए, आर क्या है? rRNA क्या है? राइबोसोमल आरएनए, और mRNA क्या है? मैसेंजर आरएनए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हो गए, चलो तो आपसे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रल डोग्मा एंड रिप्लिकेशन। तो सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा, उसे समझ लेते हैं, फिर रिप्लिकेशन में जाएंगे। सेंट्रल डोग्मा को दिया था फ्रांसिस क्रिक ने, और उनके हिसाब से हमेशा जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए टू आरएनए ट्रांसफर होती है, फिर आरएनए से फर्दर प्रोटीन या फिर डिफरेंट चीजें सिंथेसाइज होती हैं। तो फ्रेंड, सेंट्रल डोग्मा कुछ इस तरह से सेटअप है, मतलब एक तरह से क्या कि दैट पहले तो डीएनए की रिप्लिकेशन होगी, क्या होगा? REPLICA, रिप्लिकेशन होगा, ठीक है। डीएनए फर्दर रिप्लिकेट हो करके क्या करेगा? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा टू mRNA। कौन से प्रोसेस से? कौन से प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले सुनो, एक बार रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं, डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से अपने एमआरएनए में ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, फिर एमआरएनए का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, NSLATIN ट्रांसलेशन होगा, और ये इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनेंगे। अब एक बार इसे समझ लेते हैं, ये हो गया समझ। सबसे पहले क्या होगा? फ्रांसिस सेंट्रल डोग्मा के हिसाब से हमारा डीएनए रिप्लिकेट करेगा, और ये डीएनए ट्रांसफर करता है अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये एमआरएनए में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस फिर एमआरएनए से प्रोटीन, तो ये प्रोसेस में सबसे पहले डीएनए रिप्लिकेट करते हैं, फिर यहाँ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने के कारण यहाँ एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है। एमआरएनए का फिर फर्दर ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन होने के बाद फर्दर प्रोटीन की आखिरी में फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना सेंट्रल डोग्मा। ये होता है किसके केस में? डीएनए के केसेस में, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जिसमें एकदम उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब है कि सबसे पहले आरएनए इंफॉर्मेशन एकदम उल्टा ट्रांसफर होगी, मतलब आरएनए से डीएनए में, और डीएनए से फिर फर्दर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। किसके लिए? आरएनए से डीएनए, फिर डीएनए से प्रोडक्ट। ये भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें होता है ऐसा। तो यहाँ ऐसे प्रोसेस को करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ये कि एक एंजाइम के कारण ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है? रिवर्स्ड RANSCRIPTASE ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की ए ऐसी जिसमें लगा रह जाएगा, तो अपन समझ जाएंगे कि वो एक टाइप का क्या है? एंजाइम। और ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, SCD रिवर्स्ड TRANSCRIPT ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ एंजाइम जो इसमें मदद करती है उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ASE। क्लियर? चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेंट्रल डोग्मा आई थिंक तो क्लियर हो गया है। तो आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, यानी रिप्लिकेशन। तो रिप्लिकेशन ना इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल डोग्मा कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, अपने कोर्स में ही है, तो इसलिए अपन इसको पढ़े हैं। बट फाइनली जो अपना मेन इंपॉर्टेंट थीम है वो पढ़ना है रिप्लिकेशन, ठीक। रिप्लिकेशन क्या है? रिप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा? जिसमें अपने पास जेनेटिक मटेरियल्स डिवाइड करेंगे, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्लिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं रिप्लिकेशन।
सॉरी तो रिप्लिकेशन को दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में, जब उन्होंने अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया कि डीएनए एक हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है, तो उसी वक्त वॉटसन एंड क्रिक ने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की उनके अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि दैट डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होने के साथ साथ रिप्लिकेशन भी प्रॉपर्टी शो करता है। और वो रिप्लिकेशन प्रॉपर्टी कौन सी थी? वो एक प्रॉपर्टी थी जिसे उस प्रोसेस को उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, SEMI सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। क्लियर है? चलो, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस और सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन, मतलब अगर जो डीएनए होगा वो किस प्रोसेस से रिप्लिकेट करेगा, तो डीएनए उन्होंने बताया कि दैट डीएनए रिप्लिकेट्स थ्रू सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस और सेमी कंजर्वेटिव, ये भी लिख सकते हो, डीएनए रिप्लिकेशन, ये प्रोसेस को अपनाता है। इस प्रोसेस से वो डिवाइड होता है। अब फाइनली इसी के बेसिस पे उन्होंने कुछ और कहा, मतलब ये इंफॉर्मेशन उन्होंने बोला कि ये डीएनए जो हमारे पास होता है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस से रिप्लिकेट करता है, और उसके साथ साथ एडिशनल में ये भी कहा कि दैट सबसे पहले क्या होगा, डीएनए के स्ट्रैंड्स ब्रेक डाउन करेंगे। स्टैंड यानी डीएनए के स्ट्रैंड्स क्या होंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और ये टेम्पलेट्स फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 3 प्राइम से 5 प्राइम में है तो नीचे वाले में 3 प्राइम से 5 प्राइम इधर साइड रहेगा। तो मान लेते हैं एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये है बनेगा, और इस तरह से, और नीचे में क्या बन जाएगा अपने पास स्टैंड्स, जस्ट उसका उल्टा, मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम बन जाएगा। इस तरह से पहले तो डीएनए क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे और वो 2 टेम्पलेट्स की फॉर्मेशन करेंगे, 2 स्टैंड टेम्पलेट, इसे टेम्पलेट बोला जाता है, TEMPLETES टेम्पलेट्स। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट्स, डीएनए टेम्पलेट्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब डीएनए टेम्पलेट्स में न्यू बेसेस ऐड होंगे, मतलब बेस पेयरिंग होगी। ठीक है, और बेस पेयरिंग होने के बाद अपने को न्यू अलग अलग क्या मिल जाएंगे, इस तरह से मिल जाएगा। मतलब क्या मिल जाएगा, 2 ठोक डीएनए के टेम्पलेट्स, 2 ठोक न्यू टेम्पलेट्स मिल जाएगा। न्यू टेम्पलेट्स या मत बोलो, यहाँ बोलो 2 नए एक डीएनएज मिल जाएंगे। ठीक है, 2 नए पॉलीसेकेराइड्स के पेयर्स मिल जाएंगे, 3 जैसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो यहाँ भी उसी तरह से यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पास क्या है, ये वाला ऊपर वाला एक क्या था, पेरेंटियल। अब दूसरा पॉइंट, एक तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, इसी प्रोसेस को बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस या फिर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक, अब इसी को एक्सपेरिमेंटली ये उन्होंने प्रूफ नहीं किया था, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया था। पेरेंटियल है ये एक, और इसके जस्ट नीचे वाला क्या है, जस्ट न्यू है। ठीक है, नॉन पेरेंटियल बोलो इसे, नॉन पेरेंटियल। ठीक, इसी तरह से इसमें भी एक क्या है, पेरेंटियल है और दूसरा नॉन पेरेंटियल है। तो अब इस पूरे प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं ताकि आपको बेस क्लियर रहे, क्योंकि रेप्लिकेशन आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजों में भी यूज होगा। तो वॉटसन और क्रिक ने 1953 में ये कंक्लूड किया कि दैट डीएनए रिप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस यानी सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन मेथड से। अब इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में सबसे पहले डीएनए का जो अपने पास बेस डीएनए के अपने पास जो स्ट्रैंड्स रहेंगे, ठीक, वो डीएनए के स्ट्रैंड्स 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, यानी 2 ठोक यहाँ क्या डीएनए टेम्पलेट्स बनेंगे, 2 डीएनए टेम्पलेट्स बनेंगे। ये दोनों डीएनए टेम्पलेट्स में बेस पेयरिंग होगी और कॉम्प्लीमेंट्री होगी, और उसके कारण अपने पास 2 ठोक नेक्स्ट
यानी F1 जनरेशन बोलो या फिर इसे बोलो कि फर्स्ट जनरेशन में अपने को 2 ठोक न्यू स्टैंड्स मिल जाएंगे। ठीक, अब उसमें एक ठोक फर्दर इसके हर एक टेम्पलेट्स इसमें जो 2 ठोक बेसिस दो, एक ये आ जाएगा टोटल और एक ये आ जाएगा, एक ये टेम्पलेट है दूसरा ये टेम्पलेट, तो एक टेम्पलेट इसमें पेरेंटियल रहेगा और दूसरा टेम्पलेट इसमें नॉन पेरेंटियल रहेगा, ये वाला नॉन पेरेंटियल ये वाला पेरेंटियल। ठीक है, इसी तरह से तो ये आ गया पूरा का पूरा प्रोसेस और उन्होंने वाटसन और क्रिक ने यही समझाया, बट उसका उन्होंने कोई इतना ज्यादा एविडेंशियल प्रूफ नहीं दिया कि दैट ये एक सेमी कंजर्वेटरी प्रोसेस है या फिर एक डीएनए रिप्लिकेशन ही ऐसा होता है, बट इसका एविडेंशियल प्रूफ नहीं दिया। तो उसके बाद 1958 में आए 2 और नए साइंटिस्ट मैथ्यू और फ्रैंकलिन मैथ्यू एंड फ्रैंकलिन सेथी। ये 2 साइंटिस्ट ने 1958 में अपना एक सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, एक अपना एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कंक्लूड कर दिया कि दैट ये डीएनए जब रिप्लिकेशन होता है तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन मेथड को अपनाता है। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ एडिशनल सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। वो एडिशनल सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के एक स्टेप को हम समझेंगे, तो चलिए इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट हो जाए। हो गया, चलो फटाक से तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं 2 ठोक और नए साइंटिस्ट जिनका नाम था मैथ्यू मेल्सन्स एंड फ्रैंकलिन सेथ। ये पूरा प्रोसेस कौन सा शो करते हैं? ये प्रोसेस शो करते हैं सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस या फिर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन लिखो, डीएनए रिप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए 2 नए साइंटिस्ट आए। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अब वो एक्सपेरिमेंट का एक स्टेप समझेंगे। पहला स्टेप उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो कुछ बैक्टीरिया किया। अब जो रिप्लिकेशन यानी जो टेस्टिंग हुई थी, तो टेस्टिंग पहले ही हायर ऑर्गेनिजम्स में नहीं की गई थी। ज्यादातर टेस्टिंग्स ना ई कोलाई में, माइस के सेल्स में, ठीक है, चूहे ये सब हो गए, इन सभी में ज्यादातर यूज किया गया था। ठीक है, बाद में ह्यूमन सेल्स पे भी अप्लाई किया गया, तो सारे चीजों में अपने को सेम टू सेम रिजल्ट मिला रिप्लिकेशन के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एक ई कोलाइज लिए, कुछ ई कोलाइज बैक्टीरिया लिया। कौन सा बैक्टीरिया लिया? ई कोलाई बैक्टीरिया। पहले एक 1 बाई 1 स्टेप मार्किंग बना लेंगे अपना, क्या बना लेंगे हम, एक मैप बना लेंगे, फिर उस मैप के थ्रू आखिरी में पूरा का पूरा रिवाइज करके आखिरी में पूरा समझ जाएंगे। ठीक, ई कोलाई लिया। अब उस ई कोलाई को उन्होंने एक कल्चर मीडियम, कल्चर CULTURE कल्चर मीडियम में ग्रो किया। उस कल्चर मीडियम का नाम क्या था? उन्होंने एज अ कल्चर मीडियम क्या लिया? NH4Cl और N का 15, मतलब नाइट्रोजन का 15 था आइसोटोप। मतलब उन्होंने सिंपल सा बोलो तो इस स्टेप में उन्होंने 15 नाइट्रोजन लिया, जो कि एक हैवी आइसोट्रोप है। नाइट्रोजन का वन ऑफ द हैवीएस्ट आइसोट्रोप है, HEAVY हैवी आइसो TROP ट्रॉप्स ऑफ नाइट्रोजन। मतलब उन्होंने नाइट्रोजन का एक हैवी आइसोट्रोप लिया। अब नाइट्रोजन के एक हैवी आइसोट्रोप के एक पूरे के पूरे NH4Cl में उन्होंने इस मीडियम पे ई कोलाई को ग्रो किया। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया उन्होंने ऐसा क्यों किया, मतलब उन्होंने NH4Cl ही क्यों लिया? ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, उसको क्यों नहीं लिया? NH4Cl ही लेने का क्यों कारण था? तो NH4Cl लेने का एक कारण था, कॉज लिखो, इसका कारण एक था क्योंकि अपने डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनहेरिटेड होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी पास होते हैं। समझ आए? ये करेक्ट। तो इसीलिए उन्होंने NH4Cl ली। अब इसके थ्रू उन्होंने ई कोलाई को उस मीडियम में ग्रो किया, तो जो अपने पास ई कोलाई आए, ठीक, ई कोलाई आए, वो एक तरह से क्या है, एक तरह से अपने पास N15 के ई कोलाई मिल गए। अपने पास क्या हुए? N15 के ई कोलाई मिल गए,
N15 इकोलाई। अब N15 इकोलाई के साथ साथ अब ऐसा तो नहीं है कि जितने ही इकोलाई उस मीडियम में ग्रो हुए वो सारे के सारे N15 के इकोलाई होंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे हैवी इकोलाई होंगे, हैवी N15 इकोलाई होंगे या फिर हैवी इकोलाई होंगे, ऐसा तो नहीं था। तो इसीलिए इस प्रोसेस में एक प्रोसेस अपनाया गया सेंट्रीफ्यूगेशन का, CNTRIFUGATION, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस अपनाया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या है? पूरे के पूरे जो इकोलाई से उनको एक बहुत जल्दी से बहुत तेजी से सेंट्रीफ्यूग किया गया, और जिसमें से उसमें से कुछ लाइट क्या थे, लाइट इकोलाइज प्रेजेंट थे। यहाँ लिख देता हूँ, कुछ हैवी आई थे, कुछ LIGHT लाइट इकोलाई थे। ठीक है, तो आखिरी बार में जब एक्सप्लेन करेंगे तो समझ आएगा। तो दो टाइप्स के इकोलाइज थे, एक तो कुछ हैवी थे, कुछ लाइट्स थे। अब जब हमने इन दोनों को अलग करने के प्रोसेस के लिए क्या यूज किया, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज किया, मतलब उसको बहुत तेजी से घुमाया। तो इसके कारण अपने हैवी इकोलाई अलग हो गए और लाइट इकोलाई अलग हो गए और अपन ने उसे इजिली सेपरेट कर लिया। तो यहाँ एक मीडियम यूज किया एज अ डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए CSCl, ठीक है, CSCl का यूज किया था। कैल्शियम क्लोराइड का एक डेंसिटी की तरह, एक डेंसिटी मीडियम की तरह यूज किया था, डेंसिटी मीडियम की तरह इसे यूज किया। हाँ ठीक, अब इस प्रोसेस में पहला ये हो गया। अब इसी के जस्ट बाद नेक्स्ट पूरा, अब जो अपने पास हैवी इकोलाई आ गए उसे हमने अलग से सेपरेट कर लिया, इससे सेपरेट। ठीक है, ये पूरे प्रोसेस में हमने हैवी इकोलाइज को सेपरेट कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है, यहाँ से समझते हैं, यहीं इस पास से लिख लेते हैं। जो अपने पास सेकंड, अब इसी के सेकंड जनरेशन, ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में जो भी हमारे पास हैवी इकोलाई थे उनको फिर से रिएक्ट कराया, फिर से उन्हें ग्रो किया, मतलब उन्हें फिर से रिएक्ट कराया किसके साथ, NH4Cl, और इस बार N14 लिया। ठीक है, NH4Cl मतलब एक कल्चर मीडियम लिए NH4Cl, और उस मीडियम में हमने उसे ग्रो कराया। ठीक किया, क्या कराया, इसमें ग्रो कराया। अब इस वाले मीडियम में जो हमारे पास कोलाई से इकोलाई थे, इसमें ग्रो कराया। कंप्लीट, चलो NH4 से लिया, उसे फिर से NH4Cl का एक मीडियम लिया, फिर उसे हमने हैवी, जो अपने पास हैवी इकोलाइज थे, सेपरेटेड हैवी इकोलाइज से उन्हें फिर से ग्रो कराया। ठीक, अब ग्रो कराने के बाद छोड़ दिया। चलो अब नेक्स्ट, तो यहाँ पास फिर से ग्रो कराने के बाद उन्हें हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, सेपरेट कर लिया किस मदद से, CSCl की मदद लेकर के, यानी कैल्शियम क्लोराइड की मदद लेकर के। ठीक है, समझ आया। चलो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट। अब कैल्शियम क्लोराइड हमने लिया, अब इसको फर्दर सेपरेट करके अपन का जो प्रोसेस था वो कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये सारा प्रोसेस करने का इन्वॉल्वमेंट क्या था, देखो। अब ये सारा का सारा प्रोसेस में क्या क्या अपने को कंक्लूजन मिला, दैट हमारे पास जो शुरू में आइसोट्रोप्स, जो शुरू में हमने हैवी आइसोट्रोप्स के कुछ इकोलाइज ग्रो किए, वो उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या थे, इसका अब यहाँ पर से मेन फोकस चालू हो जाएगा, मेन फोकस। ठीक है, यहाँ पास से अपने पास जो शुरू में हैवी इकोलाई ग्रो किए, उनके जो टेम्पलेट्स बन चुके थे, वो उनके जो न्यू टेम्पलेट्स बने थे वो क्या बने थे, 15N के। ठीक है, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस किस टाइप के प्रेजेंट थे, 15N के नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट थे। समझ आया, ये आ जाएगा अपना वाह। ठीक, नॉर्मल पेरेंटियल स्टेज में। अब आया अपना जनरेशन 1। ठीक है, अब जनरेशन 1 जब हमने 15N वाले को, जनरेशन 1 मतलब 20 मिनट बाद, ये सारा प्रोसेस ना कितने मिनट में हो रहा था, 20 मिनट, 20 मिनट्स के अंदर इसका फॉर्म कर रहे थे। तो इसके बाद जब हमने फिर इसके पहले हमने इसका ग्रो किया, फिर उसके बाद ग्रो करने के बाद इसे NH4Cl के
नाइट्रोजन का यहाँ हमने नॉर्मल एक आइसोटोप लिया। नाइट्रोजन का नॉर्मल आइसोटोप क्या होता है, N14। तो नॉर्मल आइसोटोप में हमने उस कंडीशन पे उसे ग्रो कराया, तो अपने को देखने को मिला कि यहाँ जो इकोलाई ग्रो हो रहे हैं वो इंटरमीडिएट थे। ठीक है, इंटरमीडिएट थे, मतलब हैवी इकोलाई नहीं थे। इस समय क्या थे, INTERMIDAT, इंटरमीडिएट इकोलाई मिल रहे थे अपने को। ये इंटरमीडिएट इकोलाई, जनरेशन 1 में इंटरमीडिएट इकोलाई, मतलब अपने पास जो इकोलाई बने थे उसका कुछ इस तरह से था। क्या था, बेस पेयरिंग अगर बात करेंगे तो 15N के साथ साथ 14N, 15N एंड 14N के इकोलाई। मतलब अपने पास टेम्पलेट्स क्या होते हैं, वॉटसन और क्रिक ने क्या बोला था, वॉटसन एंड क्रिक ने बोला था डीएनए टेम्पलेट 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे और वो इसके बाद उसमें से एक पेरेंटियल होगा और दूसरा जब एडिंग हो जाएगी उनकी तो एक उसमें पेरेंटियल रहेगा, दूसरा नॉन पेरेंटियल। तो यहाँ पास दोनों ही 15-15N के थे शुरू में। 15-15N वाले को उसने हमने रिमूव कर लिया था सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से, और बाद में अपने देखा तो इसके बाद उसके NH4Cl के साथ 14 के साथ रिएक्ट कराया तो हमें 15N एंड 14N मिला, और इसलिए हमने इसे बोला एक इंटरमीडिएट इकोलाई अपने को मिला, इंटरमीडिएट इकोलाई का डीएनए मिला। ठीक है, इसमें डीएनए टेम्पलेट्स किस तरह से मिल रहे थे, इंटरमीडिएट इकोलाई के टेम्पलेट्स, डीएनए टेम्पलेट्स मिल रहे थे। ये आ जाएगा जनरेशन 1 में। अब फिर से हमने इसे के करीब 40 मिनट्स के बाद अब क्या आएगा, 40 मिनट्स के बाद जनरेशन 2 पाया। जनरेशन 2 में अब देखने वाली बात एकदम अलग थी कि दैट यहाँ पास अपने पास हैवी या हैवी मत बोलो, हाइब्रिड बोलो, हाइब्रिड यानी यहाँ क्या मिले अपने पास HYBRID हाइब्रिड, HYBRID हाइब्रिड, हाइब्रिड यानी जिसमें N14 भी रहेंगे N15 भी रहेंगे। ठीक है, हैवी में क्या होता था, हैवी में अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर रहता था, हैवीएस्ट वाला। ठीक है, लाइट में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर, लाइट में क्या रहेगा, लाइट में सिर्फ 14N वाले ही रहेंगे। ये हो जाएगा नॉर्मल सा। तो अपने पास शुरू में हैवी थे, हैवी का हमने फिर से F1 जनरेशन में NH4Cl के साथ रिएक्शन कराया तो अपने को हाइब्रिड मिला, हाइब्रिड मतलब दोनों। ठीक, अब जब हमने 40 मिनट बाद अपने को F2 जनरेशन मिला तब उसमें और चीजें देखने वाली बात थी, अचंभित वाली थी, दैट अपने पास हाइब्रिड के साथ साथ इंटरमीडिएट इकोलाई, मतलब हाइब्रिड के साथ साथ क्या, हाइब्रिड क्या है, एक टाइप के इंटरमीडिएट इकोलाई का डीएनए है। तो इंटरमीडिएट इकोलाई के डीएनए मिल रहे थे और उसके साथ साथ एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल यानी बोलो लाइट इकोलाई के डीएनए मिल रहा था। तो ये इससे कंक्लूजन अपने को साफ हो गया दैट पूरा का पूरा ये बेस्ड है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन के ऊपर। मतलब एक उसमें से सेमी कंजर्वेटिव डीएनए मतलब दो टेम्पलेट्स एक दूसरे से साथ डिवाइड होंगे और ये एक टेम्पलेट्स यहाँ बना लेगा और दूसरा टेम्पलेट्स इस तरह से। ठीक है, मान लो एक टेम्पलेट ऐसा, दूसरा टेम्पलेट इस तरह से बना लेगा। अब इसमें फर्दर ये दोनों क्या जानेंगे, नाइट्रोजनस बेसिस और कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, इसमें मतलब न्यू बेसिस ऐड हो जाएंगे और यहाँ पास अपने को एक पेरेंटियल के साथ दूसरा नॉन पेरेंटियल मिल जाएगा। इसमें भी यही रहेगा, एक पेरेंटियल और दूसरा नॉन पेरेंटियल मिल जाएगा, ये दोनों केसेस रहेंगे। तो यही पूरा प्रोसेस, ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस यहां भी देखने को मिला। आखिरी में अपने को घूम फिर करके एक लाइट मिला और दूसरा हाइब्रिड मिला, एक लाइट मिला और दूसरा हाइब्रिड। और इस तरह से मैथ्यू मेल्सन और फ्रैंकलिन सेथी ने 1958 में फाइनली प्रूफ करके दिखा दिया कि हाँ, कि जो डीएनए होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए रिप्लिकेशन को फॉलो करते हैं। तो अभी इसका खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका फटाक से एक रिवीजन करेंगे तो आपको पूरी तरह से एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी एक आखिरी में डायग्राम भी देखना है इससे रिलेटेड, इससे पहले अपने को रिवीजन करना जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिया उन्होंने, सबसे पहले इकोलाई लिया। इकोलाई को एक कल्चर मीडियम N15 की मीडियम में यानी नाइट्रोजन के एक हैवी आइसोट्रोपिक मीडियम में NH4Cl में उन्होंने उसे ग्रो किया है। इस मीडियम में ग्रो करने के कारण जो इकोलाइज के डीएनए थे, डीएनए वो दो टाइप्स के बने, एक तो हैवी बना, दूसरा लाइट बना।
हैवी कौन सा बना, N15 का इकोलाई डीएनए हैवी इकोलाई डीएनए बना, ठीक है। और दूसरे कुछ लाइट इकोलाई डीएनए बने। अब इकोलाई सब में हटा दो, लाइट डीएनए हैवी डीएनए, ये सिर्फ बोलेंगे, ठीक है। एक हैवी डीएनए बना और दूसरा लाइट डीएनए बना। अब जो लाइट डीएनए बना और हैवी डीएनए बना, इनको सेपरेट करने के लिए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल किया और एक मीडियम लिया CaCl यानी कैल्शियम क्लोराइड। और कैल्शियम क्लोराइड एक डेंसिटी मीडियम की तरह वर्क करता था। डेंसिटी मीडियम मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो उसे हम अलग से रिमूव कर देंगे, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको हम अलग से रिमूव कर देंगे। तो इससे अपन का रिमूवल करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। सेकंड ये आ गया अपने पास, फिर अपने पास मिल गए हैवी डीएनए और एक दूसरा लाइट डीएनए मिल गए। हैवी डीएनए और दूसरा लाइट डीएनए मिल गया। अब हमने क्या कर दिया, लाइट को हटा दिया, हैवी को उठा लिया। हैवी में क्या थे, सिर्फ और सिर्फ 15 के आइसोट्रोपिक नाइट्रोजन थे, ठीक है। फिर उन सारे को इक्वलाइज की, फिर से ग्रो कराया किस मीडियम में, NH4Cl में। और इस बार नाइट्रोजन का ध्यान रखा कि इस बार नाइट्रोजन को आइसोट्रोप, हैवी आइसोट्रोप नहीं ले रहे हैं, नाइट्रोजन के एक नॉर्मल आइसोट्रोप ले रहे हैं 14N। इस पे ग्रो कराया और अपने को फिर से डीएनए मिला, ठीक है। अब उससे जो इंटरमीडिएट है, इस बार क्या मिला, इंटरमीडिएट डीएनए, इंटरमीडिएट इकोलाइलर डीएनए या फिर इंटरमीडिएट डीएनए मिला, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट फिर से हमने CaCl लिया, ठीक है। CaCl से क्या अपना पोटेंशियल डिफरेंट है। क्या इसमें होता क्या है CaCl में कि अपने पास जो डीएनए टेम्पलेट्स है उनका डिफरेंट है, तो क्या आ जाता है, डिफरेंट ग्रेडियंट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। डिफरेंट ग्रेडियंट वैल्यू आ जाती है। तो इससे अपना को फायदा क्या होता है, डेंसिटी उनकी अलग अलग आ जाती है, तो हम उसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आता है पूरा का पूरा कंक्लूजन के बाद अपन ने यहाँ नेक्स्ट रिजल्ट आप समझना क्या है। अपने पास 15N मिला, 15N की हमने 20 मिनट के बाद अपने को पास जनरेशन 1 मिला। जनरेशन 1 में हमने देखा कि जनरेशन 1 में जो हमारे पास डीएनए मिल रहे थे वो इंटरमीडिएट डीएनए मिल रहे थे, मतलब ऐसे डीएनए जिनके पास 15N भी रहेगा और 14N भी रहेगा, मतलब एक टाइप का हाइब्रिड मिल रहा था। अब इसके बाद हमने इसकी 40 मिनट बाद जनरेशन 2 पाया, मतलब क्या बनाया, जनरेशन 2 मिला। अब जनरेशन 2 में कुछ और अजीब सा देखने को मिल रहा था। क्या अजीब, मतलब कि ऐसा देखने को मिल रहा था जिससे अपना सेमी कंजर्वेटिव डीएनए जैसा वॉटसन एंड क्रिक ने बोला था सेम टू सेम उसी तरह से प्रूव हो गया। एक तो यहाँ पास अपने पास क्या देखने को मिल रहा था, एक तो अपने पास हाइब्रिड देखने को मिल रहा था, F2 मतलब जनरेशन 2 में एक हाइब्रिड देखने को मिल रहा था। और उसके साथ साथ क्या मिल रहा था, उसके साथ साथ वही हाइब्रिड बोलो या इंटरमीडिएट बोलो, ये सेम टू सेम है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ एक नॉर्मल या फिर बोलो लाइट, ठीक है, लाइट डीएनए देखने को मिल रहा था। तो इससे एक चीज पता चल गया कि एक तो फर्दर जनरेशन टू जनरेशन जाने पे अपने को एक चीज मालूम चल गया कि एक पेरेंटियल प्रेजेंट रहता है और दूसरा नॉन पेरेंटियल प्रेजेंट रहता है। यहाँ हमने देखा कि 15-15 ही थे दोनों में, पर बाद में जाके अपने पास दो 15-15 ही थे शुरू में, और बाद में जाके जब हमने 14 में ग्रो किया तो एक अपने पास पेरेंटियल था, 15 वाला तो पेरेंटियल था, पेरेंटियल इसे कंक्लूड कर लो। और बाद में हमने 14 पे ग्रो किया तो 14 वाला नाइट्रोजन भी आके ऐड कर दिया, मतलब एक नॉन पेरेंटियल भी आके ऐड कर गया। तो इससे पूरा का पूरा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन यहाँ प्रूफ हो गया। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद इसमें एक डायग्राम है जिसको भी इसी लेक्चर में कर लेते हैं, होपफुली तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप देखो इस तरह से अपने पास ये पूरा प्रोसेस किस तरह से हुआ। छोटे छोटे डायग्राम बनाते हैं क्योंकि जगह कम है। अपने पास इस तरह से क्या थे, डीएनए थे, ठीक। इस तरह से डीएनए, ये कौन सा डीएनए हमने कलेक्ट किया शुरू में, 15N डीएनए, ये कलेक्ट किया। अब हमने क्या कराया, 20 मिनट तक, 20 मिनट के बाद इसका जनरेशन 1 यानी G1 मिला अपने पास, G1, ठीक, जनरेशन 1 मिला। और ये क्या हुआ, कुछ इस तरह से, एक ये और दूसरा ये,
इस तरह से दो टेम्पलेट्स मिल गए। तो इसमें ये टेम्पलेट क्या हुआ होगा, सेम टू सेम जैसे मैंने पहले बताया था, एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से रिप्लिकेट हुआ होगा। तो ये बाद में बन के एक पेरेंटियल, मतलब एक 15n वाला, बोलो 15n वाला क्या बन जाएगा एज अ पेरेंटियल, और एक ठो क्या बन जाएगा 14n वाला, 14n वाला मतलब एक नॉन पेरेंटियल। इसी तरह इसके लिए भी अब फर्दर ये क्या हो जाएगा, हमने जैसे एक का दो का चार, जैसे सेल डिवीजन होता है, एक से दो बनता है, दो से चार बनता है, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से और ज्यादा, ठीक है, उसका जस्ट डबल। तो इसी तरह से अपने पास चार और नए डीएनए हैं। ठीक, दो दूनी चार, इस तरह से। अब ये चार जो डीएनए आए, इसमें अपने को क्या क्या मिला, लाइट वाले मिले, मतलब एक तो 15n का मिला, ठीक, दूसरा ये 15n 14n, ठीक, ये जो 15n और 14n लिखते हो ना, इसका लिखने का तरीका ये है, आइसोट्रोप है, मतलब इसके ऊपर 15n मिला, दूसरा 15n एंड 14n मिला, ठीक, चौथा 14n लाइट के लिए भी मिला, मतलब 14n एंड 14n, इस तरह से। कंप्लीटली क्लियर है? चलो, इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस मिल गया। तो मतलब अपने को एक चीज क्लियर हो गया कि डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, जैसा वाटसन एंड क्रिक ने बताया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब एक को आपको ट्यूब वाला भी दिख रहा होगा, तो उसको भी ऐड कर लेना, ठीक है। ट्यूब वाला भी बना दूं क्या? चलो, ट्यूब वाला भी एक्सपेरिमेंट, जैसे ये तो नॉर्मल हो गया, ऐसा अपने को दिखा, बट ट्यूब में क्या हुआ होगा, ठीक, जैसा हमने ओरिजिनल पे किया होगा उसमें क्या हुआ होगा। ओरिजिनल पे कुछ इस तरह से हुआ होगा, अपन ने क्या लिया, ट्यूब लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब टाइप का लिया, और अब उसमें हमने क्या किया, इसको यहाँ पास अपने को देखने वाला 15m के सिर्फ प्रेजेंट है। नेक्स्ट में 20 मिनट बाद, ये 40 मिनट बाद होता है ना, 40 मिनट, ठीक, ये कौन सा जनरेशन 2, 20 मिनट ये आ जाएगा अपने के पास कुछ इस तरह से, एक 14n और दूसरा 15n, इस तरह से देखने को मिला। इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, गलत मत लिखना, पहले 15n हमेशा जब भी लिखना हैवी आइसोटोप को पहले 15n फिर 14n, इस तरह से मिला। नेक्स्ट ये क्या आ जाएगा 15n और ये आ जाएगा 14n। नेक्स्ट में क्या मिला अपने को देखने को, नेक्स्ट में अपने को इस तरह से फिर से देखने को मिला, डिफरेंट सैंपल्स कलेक्ट हुए डिफरेंट टाइम पे। तो अपने को कुछ इस तरह से चार ट्यूब्स मिले, एक तो 15n, फिर वही 15n 14n 14n 14n, इस तरह से अपने को सारी चीजें देखने को मिली। तो ये था पूरा का पूरा, आई थिंक सो एक स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलो, तो ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कंप्लीट होने की। तो ये बस इस टॉपिक में इतना ही, और फाइनली आई थिंक सो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थोड़ा लेंथी हो गया था वीडियो, बट नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे एट द पॉइंट आपको बताने की। तो चलिए, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।